हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस माइनिंग एरिया में जाते ही यांग गाय का सामना ब्लडी बैटल गैंग के एक एल्डर से होता है जिसे मियार ग्रैंडपा की तरह समझती थी। लेकिन यहाँ उस ग्रैंडपा लॉन्ग के तो अपने ही इविल इरादे हैं। वो उस ब्लडी बैटल गैंग को पूरी तरह से हथियाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने उन ग्रैंडसन से ये कहा है कि इस ब्लडी बैटल गैंग के लीडर की सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, जो कि जियार और मियार हैं। इन दोनों को फांस लो और इन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लो। फिर देखना कि ये तुम्हारा जो ब्लडी बैटल गैंग है वो हमारी फैमिली के नाम पे हो जाएगा। अब आगे यहाँ यांग गई जिस सन फ्लेम सीड के लिए माइनिंग एरिया में आया था। यहाँ ग्रैंडपा लॉन्ग ने तो उसे ये सीड्स देने से मना कर दिया होता है और उसके साथ फाइट भी करने लगते हैं। लेकिन मियार ने यहाँ पे खतरा मोल ले करके यांग गाई के लिए उन 3 सीड्स को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसे वो यांग गाई को सौंप देती है। अब आगे यांग गाई को इन 3 सीड्स की इसीलिए जरूरत होती है कि उसे अपने कायुआन रिल्म में ब्रेक थ्रू करना है और उसमें ब्रेक थ्रू करने के लिए बस वो एक ही लेवल पीछे है। अब आगे यहीं से ही अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम यांग गाई को देखते हैं कि वो वही ड्रैगन स्ट्रीम के झरने के पास पहुंच चुका होता है, जहाँ पे लिंग चाओ सेक्ट में सबसे ज्यादा यांग एनर्जी पाई जाती है। अब यहाँ पे यांग गाई इसलिए आया होता है क्योंकि उसे अपनी बॉडी में यांग एनर्जी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करनी थी। इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा यांग लिक्विड को एक्यूमुलेट कर सकता है। जितना ज्यादा उसके बॉडी के अंदर यांग लिक्विड इकट्ठा होगा वो उतनी ही जल्दी नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। यहाँ यांग गाई ने उन सीड्स का यूज कर लिया होता है जिसे मियार ने उसे दिया था, लेकिन वो कल्टीवेशन करने में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ था वो बार बार उसी घटना को ही याद कर रहा होता है कि किस तरह से उस माइनिंग एरिया में उस ग्रैंडपा लॉन्ग ने यहाँ पे यांग गाई के साथ डिस्क्रिमिनेट किया और उसे बिना वजह ही बुली करते हुए यहाँ इस तरह से बिहेव किया कि जैसे वो कोई अछूता हो। अब आगे यांग गाई इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि वो जो बुढ़ा है वो इतनी जल्दी तो हार मानने वालों में से नहीं है, वो मेरे पीछे जरूर आएगा मुझसे बदला लेने के लिए। अब इससे पहले कि यांग गाई यहाँ पे किसी तरह के खतरे में पड़ जाए, वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द प्रैक्टिस करे और कायुआन रिल्म में ब्रेक थ्रू कर ले। लेकिन यहाँ बार बार कोशिश करने के बावजूद भी यांग गाई पिछले 10 दिनों से ही बॉडी टेम्परिंग के 9th लेवल पे होता है और ये उसकी पीक पॉइंट पे पहुंचने के बावजूद भी 10th लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी किसी कल्टीवेटर के बॉडी टेम्परिंग के टोटल 10 लेवल्स पार हो जाते हैं तो वो तभी कायुआन रिल्म में ही इंटर करता है। अब यहाँ कई बार प्रैक्टिस करने के बाद यांग गाई को याद आता है कि वो कोई ना कोई गलती जरूर कर रहा है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज ऐसी छूट रही है जिसके कारण वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। तभी उसे वही सन फ्लेम सीड के द्वारा प्रोड्यूस किए गए वो फल याद आते हैं जिसे कि यहाँ यांग गाई ने ही बोया था। 10 दिनों में इन लताओं पे कई सारे फ्रूट्स निकल आते हैं। यांग गाई यहाँ इन्हीं फ्रूट्स का यूज करता है ताकि वो अपने अंदर की यांग एनर्जी को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। हालांकि ये जो फ्रूट्स है वो इन सीड्स की तरह तो पावर नहीं रखते, लेकिन फिर भी यहाँ यांग गाई इनका यूज करने के बारे में सोचता है, जिसके खाते ही यांग गाई के शरीर के अंदर बहुत सारी यांग एनर्जी एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के मेरिडियंस को ओपन करना शुरू कर देती है। यांग गाई वापस से अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है, लेकिन हम फिर उसी लड़की सिया को देखते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे लगातार यांग गाई पे नजर रख रही होती है। वो यांग गाई को देखते ही समझ जाती है कि इसके बॉडी से जो निकलने वाली ऑरा है वो तो एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच चुकी है और ये ऑरा जब हद से ज्यादा फ्लो करने लगती है यांग गाई इसे रेजिस्ट नहीं कर पाता और फिर इसके अंदर का वो जो कोल्ड इविल स्पिरिट है वो बाहर आ जाता है और यांग गाई के शरीर को पॉसेस करने लगता है। आगे सिया उसे देख करके समझ जाती है कि अगर ये अभी भी अपनी ऑरा को संभाल नहीं पाएगा तो कुछ ही देर में इसके अंदर का वो जो डेमन है इसके पूरे शरीर पे हावी हो जाएगा। अब सिया यहाँ पे ऐसा सोच ही रही होती है कि यांग गाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। उसके अपनी बॉडी पे यांग एनर्जी की ऑरा बर्दाश्त नहीं होती और वो जोर से यहाँ पे चिल्लाने लगता है। इतनी ज्यादा एनर्जी के फ्लो होने के कारण हम यांग गाई के अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को देखते हैं। यहाँ पे वो उसी कोल्ड इविल स्पिरिट से बातें कर रहा होता है। यांग गाई उसे कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और चाहे तुम यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लो, अब की बार मैं तुम्हें अपने शरीर पे हावी होने नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली बार जब ये स्पिरिट यांग गाई पे हावी हो गई थी तो उसने उस चिन नामक बंदे का ही मर्डर कर दिया था। यहाँ यांग गाई अपने ही अंदर की नेगेटिव और इविल एनर्जी के साथ फाइट कर रहा होता है ताकि वो जो इविल स्पिरिट है इसकी बॉडी पे कंट्रोल ना कर पाए। इधर दूसरी तरफ सिया भी इसकी कंडीशन को देख करके समझ गई थी कि ये अपने अंदर हो रही हलचल की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है
और अगर इसका यहाँ पे ध्यान टूटा और इसके शरीर पे उस डिमोनिक स्पिरिट ने कब्जा कर लिया तो फिर यहाँ पे यांग काई कभी भी कायुआन रिल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सिया होती है वो यहाँ उसकी मदद करने के लिए डिसाइड करती है। इधर दूसरी तरफ यांग काई के बॉडी से तेज एनर्जी वाली ऑरा निकलने लगती है और उसका कंट्रोल उसकी बॉडी पर से हटता ही जा रहा था। यांग काई यहाँ पे अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी कितनी बड़ी फाइट चल रही होती है, इस एनर्जी को अगर वो किसी से फाइट करके नहीं निकालेगा तो फिर ये जो इवल स्पिरिट होगी वो पूरी तरह से इसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगी। यांग काई सोचने लगता है कि वो अपनी इस एनर्जी को कैसे रिलीज करे, इसीलिए गुस्से से वो एक पत्थर पे जोरदार हिट करता है, इससे वो बड़ा सा पत्थर ही दूसरी तरफ खिसक जाता है। उस पत्थर के खिसकते ही यहाँ पे सिया जो पीछे छुपी हुई होती है वो सामने आ जाती है। यांग काई उसे देखते ही उस पे अपनी सारी एनर्जी रिलीज करने लगता है। इधर सिया भी उसकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो तभी उससे फाइट करने लगती है ताकि वो गुस्से में आकर किसी और को जाकर के ना मार डाले। अब यहाँ पे जो सिया होती है वो अपने कायुआन रिल्म के 3 स्टेज पे होती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे यांग काई उससे लड़ रहा होता है, यांग काई उसके ऊपर भारी पड़ता है। अब आगे यांग काई ने अपना आधा कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर से खो दिया होता है, इसीलिए वो बिना ये जाने कि सिया कौन है उससे फाइट करने लगता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच हम एक आइकॉनिक मार्शल फाइट देखते हैं। अब जैसे जैसे यांग काई यहाँ सिया से फाइट कर रहा होता है, उसके शरीर से निकलने वाली जो ऑरा होती है पर्पल से चेंज होते हुए येलो हो जाती है। मींस कि उसके अंदर की जो एनर्जी फोर्स होती है वो धीरे धीरे फाइट के कारण रिलीज हो रही थी और इसके कारण उसके ऊपर से उस डिमोनिक स्पिरिट की जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे से कम हो रहा था। अब आगे इस एनर्जी के कम होने से यांग काई की जो पावर होती है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, इसीलिए जो सिया होती है और अब उसके ऊपर वो भारी पड़ रही होती है। यांग काई उसे कहता है कि लगता है कि लड़की तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, अभी तुम जानती नहीं हो कि मैं अपने पावर का किस तरह यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ सिया तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ चुकी थी कि जिस वे में यहाँ यांग काई अटैक कर रहा होता है तो धीरे धीरे इसके अटैक करने की जो पावर है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है, जिसके कारण इसके शरीर पर से उस डेमन स्पिरिट का असर खत्म हो रहा है। अब आगे सिया की एक जोरदार अटैक करते ही यांग काई जो होता है वो जमीन पर गिर जाता है। इस कारण वो अपने सेंसेस में वापस आता है और आसपास देखने लगता है कि आखिर वो बेवजह किससे फाइट कर रहा है और जिससे अभी वो फाइट कर रहा था आखिर वो बंदी कहाँ गई। अब यांग काई शुरू से ये जानता था कि जब वो इस तरह के क्राइसिस में होता है कि एक अनजान सी ताकत या कोई शक्ति उसकी मदद करने के लिए आ जाती है और उसकी मदद करने के बाद चली जाती है, इसीलिए वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है। जब भी यहाँ पे जो यांग काई होता है अपनी कल्टीवेशन शुरू करता है और वो कायुआन रिल्म में पहुंचने के पीक पॉइंट पे होता है, तभी हमेशा उसके अंदर रहने वाली जो कोल्ड इवल स्पिरिट होती है उसके ऊपर हावी होना चाहती है, जिसके कारण वो कायुआन रिल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उस सन फ्लेम सीड के खाने की वजह से यांग काई के शरीर में जो साइड इफेक्ट हुआ था, इसके कारण उसने अपने अंदर की कई सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर दिया है, जिसके कारण उसने सक्सेसफुली उस कोल्ड इवल स्पिरिट को अपने अंदर ही सप्रेस कर दिया है और वो अब उसके ब्रेक थ्रू करने में रोड़ा नहीं डालेगी। इसीलिए यहाँ पे यांग जो होता है वो वापस से खाई के अंदर की सारी यांग एनर्जी को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ पूरी तरह से इस यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपने लक पे डिपेंडेंट करता है। इधर सिया की नजर अभी भी उस पे होती है जो कि उसे दूर से देख रही होती है और यहाँ पे राहत की सांस लेती है कि थैंक गॉड यांग काई को उसकी सच्चाई का अभी तक पता नहीं चला है, वरना अगर वो थोड़ी देर और यहाँ पे रुकती तो यांग काई समझ जाता कि ये लड़की कौन है। और आज उसी की मदद करने की वजह से यांग काई जो होता है वो कायुआन रिल्म में फाइनली ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब ये सोचते हुए कि यहाँ का काम पूरा हुआ और फाइनली वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका मुलाकात 11 एल्डर से होती है। अब ये जो 11 एल्डर है वो इस लिंकवान सेक्ट के हेडमास्टर भी हैं और इनकी भी दिलचस्पी यांग काई के ऊपर कुछ ज्यादा ही है। यहाँ पे जो सिया होती है वो हेडमास्टर को ग्रीट करती है, क्योंकि यहाँ सिया के मास्टर वो ओल्ड मेंग और ये जो हेडमास्टर है वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और इसी दोस्ती के नाते ही यहाँ पे हेडमास्टर ने सिया को इस लिंकवान सेक्ट का एक सीक्रेट डिसाइपल चूज किया है। अब आगे यहाँ ये एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी हेडमास्टर की नजर यांग काई पे पड़ती है, जिसके शरीर से निकलने वाली यांग एनर्जी कुछ ज्यादा ही दूर तक फैल रही होती है। यहाँ जो हेडमास्टर होते हैं यांग काई की मदद करने का डिसाइड करते हैं। वो यांग काई के अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, से उसके बॉडी के अंदर यांग एनर्जी अब्सॉर्ब तो हो जाए लेकिन वो बाहर ना निकल पाए। अब हेडमास्टर के इस एक्शन को देख करके यहाँ जो सिया सोचने लगती है कि आखिर ये जो हेडमास्टर है वो यांग काई से इनका क्या रिलेशन है जो कि यहाँ पे उसकी मदद कर रहे हैं। साथ ही ये बंदा आखिर यांग काई है क्या चीज कि मेरे मास्टर ने भी मुझे इसके पीछा करने के लिए लगा दिया है।
यहाँ पर जो हेड मास्टर होते हैं यहाँ यांग काई को देखते ही कह रहे होते हैं कि मैंने इस लड़के को मना किया था यहाँ पे आने से, लेकिन लगता है इसने मेरी एक नहीं सुनी और सारा मामला गड़बड़ कर दिया। और अगर अभी मैं टाइम पर आकर इसे प्रिवेंट नहीं करता तो यहाँ पे मामला और भी ज्यादा खराब हो सकता था। अब आगे जो सिया होती है क्यूरियोसिटी के मारे यहाँ पे हेडमास्टर से पूछी बैठती है कि आप यांग काई पे नजर क्यों रख रहे हो। इस पे हेडमास्टर उससे कहते हैं कि तुम मुझे ये बात पूछ रही है जबकि तुम भी उस पे नजर रख रही हो। आगे ये दोनों ही इस बात पे हंसने लगते हैं और यांग काई की प्रोग्रेस को देखने के लिए वो उसके करीब पहुंचते हैं। अब आगे हेडमास्टर ने जो बैरियर लगाया होता है इसके कारण यांग काई के अंदर से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा फास्ट होती है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। इधर दूसरी तरफ हम यांग काई को देखते हैं जिसकी बॉडी में अब इतनी ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट हो चुकी थी कि उस खाई में से हमें एक सुजाकू बट की स्प्रिट दिखती है जो कि तेजी से आते हुए यांग काई के शरीर में ही चली जाती है। अब ऐसा होने के कारण फाइनली यांग काई के बॉडी में म्यूटेशन हो जाता है और वो काई युआन रियल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। हेडमास्टर ये देखते ही काफी ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं और सिया से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, अपने मास्टर को मेरी तरफ से हेलो कहना। लेकिन अभी तो यहाँ पे खेल शुरू हुआ था। वो जो सिया होती है वो फिर से यांग काई पे छुप के नजर रखने लगती है। थोड़ी देर पहले जहाँ यांग काई काई युआन रियल में पहुँचने के लिए इतना ज्यादा यहाँ स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते उसने एक ही बार में इसके 2 लेवल्स को पार कर लिए होते हैं और यहाँ पे यांग काई ने अब अपने आप को एडवांस लेवल पे पहुंचा लिया होता है। अब यांग काई ने यहाँ पे सिर्फ 2 मिनटों में ही ऐसा किया होता है, जबकि एक नॉर्मल किसी दूसरे कल्टीवेटर के लिए ऐसा करना महीनों की तपस्या के बाद ही होता है। इसीलिए ये देख करके तो सिया एकदम दंग ही रह जाती है कि मैं भी एक काई युआन रियल की 3rd लेवल की कल्टीवेटर हूँ, लेकिन इतने सालों की प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं इस रियल में पहुंची हूँ। लेकिन यांग काई क्या कमाल का बंदा है कि उसने यहाँ बैठे बैठे मिनटों में ही काई युआन रियल के 3 स्टेजेस को पार कर लिया है। अब यहाँ यांग काई अपनी कल्टीवेशन पूरी करके इस तरह से उठता है जैसे उसने एक बहुत ही लंबी नींद यहाँ पे पूरी की है। उसे देख करके सिया कहती है कि फाइनली ये ओवर हुआ, अगर ये एक और स्टेज पे लेवल अप कर जाता ना तो इसे देख करके मैं ही यहाँ बेहोश हो जाती। इधर यांग काई काफी खुश होता है अपनी प्रोग्रेस से और अपने बॉडी के अंदर वो अजीब सी स्ट्रेंथ को फील करता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अब यांग काई के लिए ये तो जानी पहचानी आवाज थी क्योंकि ये आवाज सुमो की थी। अब ये किस दिशा से आ रही होती है उसे पता नहीं होता है कि तभी यांग काई को याद आता है कि उसने तो अभी अभी काई युआन रियल के 3 स्टेजेस में इंटर किया है, जिसके कारण उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति यहाँ पे 3 गुना इंक्रीज हो गई है। अब अपने इसी सेंस का वो यूज करता है और पता लगा लेता है कि सुमो की आवाज किस डायरेक्शन से आ रही है और जिस दिशा से ये आवाज आ रही होती है उसे जानने में जरा भी देर नहीं लगती कि यहाँ पे सुमो को कोई बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यांग काई अपने इस दोस्त की मदद करने के लिए ना जाए। वो तुरंत ही सुमो की मदद करने के लिए उसी दिशा की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन देख पाते हम कि इससे आगे क्या हुआ है यहाँ एपिसोड खत्म किया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। और हाँ, अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक किए बगैर ना जाए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करने के लिए इनफ है। बहुत ही जल्द मिलते हैं गाइज। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।